एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद किशोधन। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन के बेस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके एग्जाम प्रैक्टिस के लिए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के थ्योरी वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको पहले देख कर आइए, तभी ये समझ में आएगा। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को ऑल इन वन की हर एक पेज की कंटेंट आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ऐसा बहुत कम यूट्यूबर करते हैं या ऐसा बहुत कम पढ़ाने वाले करते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। पूरी तरह से रिस्क लेकर मैं आप लोगों को फ्री में कंटेंट, मैं आप लोगों की परेशानी को समझता हूँ और अपनी जो आप लोगों की परेशानी है वही मेरी परेशानी है। मैं सब कुछ जो है, आप लोग जो कष्ट झेलते आ रहे हैं उस कष्ट को भी मैं झेलता हूं। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपका भी बहुमूल्य समय है और मेरा भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज। जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, सेकेंड है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, थर्ड है गेटिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर और फोर्थ है बर्निंग ऑफ फूड। तो इसमें से कौन फिजिकल चेंज है? तो इसमें से ऑप्शन सी जो है दोस्तों ये करेक्ट आंसर है, गेटिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से जो साल्ट मिलता है ये फिजिकल चेंज है, और ये ऐसा चेंज है जो कि रिवर्स हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, अगर हम लोग मिल्क से दही बना दें तो उसको फिर दही को फिर से हम लोग मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये केमिकल चेंज है। अगर कोई फूल या जो फ्रूट्स हैं वो अगर पक जाएं तो उनको हम लोग फिर से कच्चा नहीं कर सकते, तो ये भी केमिकल चेंज है। और बर्निंग ऑफ वुड, अगर वुड को हम लोग जला दें तो वुड फिर से वुड नहीं बन पाएगा, तो जला हुआ राख फिर से वुड नहीं बन पाएगा, तो ये भी केमिकल चेंज है। तो ऑप्शन सी जो है ये आप लोग का पहले ऑप्शन का, पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सेकंड आता है व्हेन CaNO3 का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये हम लोग को कैल्शियम ऑक्साइड देगा, नाइट्राइट देगा और ऑक्सीजन देगा। द करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स, आप लोग करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स बताना है कि कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन का करेक्ट मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे। तो इसका मोल्स पता करने के लिए हम लोग इसका करेंगे बैलेंस। तो इस केमिकल इक्वेशन को आप लोग करेंगे बैलेंस। मैं आप लोग को बैलेंस करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं आप लोग को मैं अपना परेशानी बताया हूँ कि मैं छोटे से स्क्रीन पर बनाता हूँ वीडियो, और उस स्क्रीन पर मैं कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तो आप लोगों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना आता होगा। तो आप लोग केमिकल इक्वेशन को जब बैलेंस करेंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट का जो मोल्स आएगा वह 2 आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का 2 आएगा और नाइट्राइट का 4 आएगा और ऑक्सीजन का 1 भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन को आप लोग खोजिए 2 2 4 1। तो ऑप्शन जो आप लोग का बी है वो करेक्ट आंसर है 2 2 4 1। ये जो होगा ये करेक्ट मोल्स होंगे कैल्शियम नाइट्रेट के, कैल्शियम ऑक्साइड के, नाइट्रोजन ऑक्साइड के और ऑक्सीजन के, ये करेक्ट मोल्स होंगे। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन भी दिया है। हैंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो कि कैल्शियम नाइट्रेट है एंड प्रोडक्ट्स कैल्शियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे 2 2 4 1 में। समझ में आया? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन थर्ड है, सॉरी क्वेश्चन थर्ड है विच आर द फॉलोइंग करेक्टली प्रेजेंट्स ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें से आप लोग बताना है कौन सा जो केमिकल इक्वेशन दिया गया है वह बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए में पहले देखेंगे तो यहाँ पे Fe मतलब आयरन है, 1 आयरन इधर है और इधर 3 आयरन है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। इधर ऑप्शन बी में देखा जाए तो आयरन 3 है और इधर भी आयरन 3 है। फिर से हाइड्रोजन देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है और इधर हाइड्रोजन देखा जाए तो इधर भी हाइड्रोजन 8 है। 4 × 2 करेंगे तो 8 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन बचा तो ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर देखा जाए तो ऑक्सीजन इधर भी क्या है 4 है। तो जो ऑप्शन बी होगा वो आप लोग का बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को हम लोग को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बी हम लोग करेक्ट आंसर मिल चुका है। तो ऑप्शन बी जो होगा यही ऐसा केमिकल इक्वेशन है जो कि चारों में से बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे आप लोग एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं।
आप लोग को इसका पीडीएफ जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 आता है द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे, मतलब वाटर क्या होता है, वाटर होता है H2O। अगर हम लोग इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इसका रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बताना है। तो हाइड्रोजन इधर इसमें कितना मौजूद है, तो हाइड्रोजन इसमें 2 मौजूद है और ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो मतलब 2:1 है। तो यही पूछा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताइए कितने मोल में है, तो ये 2:1 में होंगे, तो मतलब ऑप्शन बी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर है। अगर वाटर डिकम्पोज होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस का जो मोलर रेशियो होगा वो होगा 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन भी करके दिखाया है। यहाँ पे वाटर है, वाटर को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2:1 में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मोल रेशियो होगा वो होगा 2:1। अब क्वेश्चन 5 है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। जो केमिकल रिएक्शन होता है कॉपर और ऑक्सीजन का वह कौन सा रिएक्शन होता है बताइए। तो जो कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन होता है वो होता है कम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन सी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप लोग को इक्वेशन भी दिखाया गया है। यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन है, जब कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर क्या एक मेटल है और ऑक्सीजन क्या है एक गैस है, तो कॉपर और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे। एंड ऑक्सीजन एंड कॉपर कंबाइंस टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, हेंस दिस गिवन रिएक्शन इज ए कम्बिनेशन रिएक्शन। इसीलिए जो ये रिएक्शन है ये है केमिकल रिएक्शन, सॉरी कम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका आपको करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन 6 की ओर देखते हैं। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे। आप लोग को पता होगा, आप लोग के एनसीईआरटी में दिया भी है एक एक्टिविटी करके, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर हम सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl को धूप में रख दें तो वह किस कलर में चेंज हो जाता है। मैं आप लोग को बता दूं AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड जो होता है वह आप लोग का वाइट कलर में होता है। तो अगर हम लोग उसको धूप में रख देते हैं तो वह ग्रे में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि धूप मतलब फोटोलाइटिक इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। जब इसका फोटोलाइसिस होता है तो मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब इसका होगा तो AgCl, Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। तो Ag जो होता है मतलब सिल्वर जो होता है वो ग्रे कलर में होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये ऑप्शन आप लोग का सही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये भी ऑप्शन आप लोग का सही नहीं है। ऑप्शन थर्ड देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोराइन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ये भी सही नहीं है। और ऑप्शन फोर्थ देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन जो फर्स्ट है दोस्तों यही आप लोग का करेक्ट आंसर है, क्योंकि द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होगा तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl जो होते हैं वो होते हैं वाइट कलर में। अगर हम लोग उसको धूप में रख दें तो वह उनका जो मिक्सर होता है वो चेंज हो जाता है ग्रे में, क्योंकि जब AgCl का फोटोलाइसिस होता है, क्योंकि धूप पड़ेगा तो धूप मतलब कौन सा रिएक्शन हो रहा है, फोटोलाइसिस हो रहा है, मतलब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। तो जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो AgCl डिकम्पोज हो जाएगा Ag में और Cl में, मतलब क्लोरीन में और सिल्वर में। तो सिल्वर का जो कलर होता है वो होता है ग्रे कलर। मैं आप लोग को एडिशनल जानकारी दे रहा हूँ। तो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी ऑप्शन अभी बचा है तो ए का जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑनली, बी का है फर्स्ट एंड थर्ड ऑनली, ऑप्शन सी है सेकेंड एंड थर्ड ऑनली, ऑप्शन डी है ऑनली फोर्थ। तो फर्स्ट जो है ऑप्शन ए जो है आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब सिल्वर का फॉर्मेशन होता है तभी क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड ग्रे में चेंज हो जाता है, तो डिकम्पोजिशन हो रहा है। सिल्वर क्लोराइड का जब डिकम्पोजिशन होता है तो सिल्वर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है सिल्वर का। और ये सब ये जो तीन ऑप्शन है ये गलत हैं, ये गलत स्टेटमेंट है।
यहाँ पे आप लोग को दिखाया भी है, देख सकते हैं आप लोग डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अगर हम लोग जब डिकम्पोजिशन करते हैं सिल्वर क्लोराइड का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड। ये बैलेंस है, यहाँ पे 2 आप लोग बोले चाहे मत बोलें, ये बैलेंस किया गया है। तो AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन होता है। तो AgCl Ag में और Cl2 में, मतलब क्लोरीन और सिल्वर में टूट जाता है। और जो Ag होता है वो ग्रे कलर का होता है और AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो वाइट कलर का होता है। इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग अपने माइंड में सेट कर लेंगे। इन दिस रिएक्शन द वाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे दिया भी है सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो वाइट कलर में होता है, चेंज वह ग्रे में चेंज हो जाता है। इस रिएक्शन में जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो ग्रे में चेंज होता है। वाइट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, क्योंकि सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन होता है और सिल्वर मेटल जो होता है वो ग्रे कलर का होता है। अब 7th क्वेश्चन को देखते हैं। 7th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग बताना है कि कौन सा रिएक्शन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए देखते हैं। Pb प्लस CuCl2, PbCl2 प्लस Cu, ये तो किसी नज़रिए से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो दिख नहीं रहा है। सेकेंड है Na2SO4 BaCl2, तो ये हो जा रहा है बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे Na2 है वह Cl2 को क्या कर रहा है, मतलब बैरियम को डिस्प्लेस करके, यहाँ पे Na जो है वो बैरियम को डिस्प्लेस करके Cl2 से क्या हो जा रहा है, रिएक्ट हो जा रहा है और यहाँ पे बना रहा है NaCl। और Ba जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस करके SO4 से रिएक्ट हो जा रहा है और बना रहा है बैरियम सल्फेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकेंड है ये आपका करेक्ट आंसर है। मतलब सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड जब रिएक्ट कर रहे हैं तो बैरियम को डिस्प्लेस करके सोडियम बना ले रहा है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम को डिस्प्लेस करके बैरियम बना दे रहा है बैरियम सल्फेट। तो जो ऑप्शन सेकेंड है उसमें क्या हो रहा है, ऑप्शन सेकेंड का जो केमिकल रिएक्शन है वह कैसा रिएक्शन है, तो वह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। समझ में आया दोस्तों? तो ऑप्शन जो इसका सेकेंड है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए 7th क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, चलिए 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 7th का एक्सप्लेनेशन दिया है, अभी इसका ऑप्शन खत्म नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन सेकेंड जो है ओनली सेकेंड, तो ऑप्शन थर्ड जो है फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन डी है थर्ड एंड फोर्थ। तो 7th वाले में ऑप्शन जो सेकेंड है वही सही है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा 7th क्वेश्चन का। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो 2 कंपाउंड्स क्या करते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज कर देते हैं 2 न्यू कंपाउंड्स और न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये जो हो रहा है, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ये केवल सेकेंड वाले में हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है Na2SO4 BaCl2, और BaSO4 दोस्तों वाइट पीपीटी होता है, मतलब वाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है, मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। तो BaSO4 वाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। तो Na2SO4 BaCl2 जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, बैरियम जो होता है वो सोडियम को डिस्प्लेस करके SO4 से रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है BaSO4, मतलब बैरियम सल्फेट, जो कि वाइट कलर का पीपीटी होता है, प्रिसिपिटेट होता है। और सोडियम क्या करता है, बैरियम को डिस्प्लेस करके Cl से रिएक्ट हो जाता है और क्या बना लेता है, सोडियम क्लोराइड बना लेता है। अब 8 क्वेश्चन को देखते हैं। 8 क्वेश्चन में दिया है रीमा टुक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। जो रीमा है वो 5 ml लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन ली है एक बीकर में, और उसमें 4 ml पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को मिला दी है, ऐड कर दी है। व्हाट वुड सी ऑब्जर्व, वह क्या ऑब्जर्व करेगी। तो क्या ली है, लेड नाइट्रेट ली है, मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस। फार्मूला आप लोग लर्न करें, फार्मूला अगर नहीं लर्न होगा तो पूरी केमिस्ट्री का जो ज्ञान है वो आप लोग का जीरो माना जाएगा। अगर आप लोग बहुत ज्ञानी हैं केमिस्ट्री में, अगर फार्मूला नहीं पता है तो सब ज्ञान जीरो है, समझ जाइए। तो रीमा क्या ली है, रीमा 5 ml लेड नाइट्रेट की सॉल्यूशन ली है। तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला में क्या की है, सॉल्यूशन में वह
4 ml पोटेशियम आयोडाइड मिला दी है, मतलब पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला होता है KI। ठीक, तो अगर वह रिएक्ट करेंगे तो क्या वह ऑब्जर्व करेगी, तो क्या कैसे रिएक्ट होगा, KI और PbNO3 का होल ट्वाइस है। तो K जो है पोटेशियम जो है वो लेड से क्या है ज़्यादा रिएक्टिव है, तो लेड को क्या करेगा डिस्प्लेस करेगा और NO3 से क्या हो जाएगा रिएक्ट हो जाएगा, तो क्या बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या था लेड नाइट्रेट था, पोटेशियम क्या किया लेड को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि वह ज़्यादा रिएक्टिव है लेड से, और नाइट्रेट से क्या हो गया चिपक गया और बना लिया पोटेशियम नाइट्रेट। समझ में आया। अब बचा आई अब रिएक्ट करेगा Pb से, जो कि क्या बनाएगा, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड था, अगर आयोडाइड लेड से जो है रिएक्ट करेगा चिपकेगा तो बनाएगा PbI2 मतलब लेड आयोडाइड। और लेड आयोडाइड जो होता है दोस्तों वह येलो कलर का प्रिसिपिटेट होता है, मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि नीचे जाकर सॉल्यूशन में बैठ जाता है, मतलब घुलता नहीं है ये। तो इसमें रीमा क्या करेगी, क्या ऑब्जर्व करेगी, तो येलो कलर का प्रिसिपिटेट ऑब्जर्व करेगी जो कि बनेगा। ठीक, यहाँ पे वाइट प्रिसिपिटेट दिया है लेकिन वाइट प्रिसिपिटेट नहीं होगा, इसीलिए जो भी प्रिसिपिटेट है PPT है उसे आप लोग लर्न करेंगे। तो यहाँ पे BSO4 जो है वाइट PPT होता है, और यहाँ पे PbI2 मतलब लेड आयोडाइड जो होता है वो येलो कलर का PPT होता है, और BSO4 वाइट कलर का PPT होता है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो जो यहाँ पे ऑप्शन बी है वही करेक्ट आंसर आप लोग का होगा। रीमा क्या ऑब्जर्व करेगी कि येलो कलर का प्रिसिपिटेट क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन एग्जाम्पल है प्रिसिपिटेशन का और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इस रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं और प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। इसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है लेड आयोडाइड येलो कलर का PPT फॉर्म हो रहा है। 9th जो क्वेश्चन है वो है लाइम स्टोन मतलब CaCO3। समझ में आया। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब मार्बल, लाइम स्टोन को हम लोग मार्बल भी कहते हैं और मार्बल को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो CO2 मिल रहा है, जब हम लोग लाइम स्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो CO2 मिल रहा है, H2O मिल रहा है मतलब जो कि सेलेक्ट लाइम, और यहाँ पे X है। तो आप लोग को बताना है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑकरिंग इन स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड। स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड में आप लोग को बताना है कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो बताइए कौन सा रिएक्शन हो रहा है। जब हम लोग इसको हीट कर रहे हैं लाइम स्टोन को तो ये कैसा रिएक्शन होगा, तो ये रिएक्शन होगा पहला जो रिएक्शन है मतलब स्टेप ए का जो रिएक्शन है, स्टेप फर्स्ट का रिएक्शन जो है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप लोग को एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में से बताना है कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कौन सा रिएक्शन स्टेप फर्स्ट में हो रहा है और कौन सा रिएक्शन स्टेप सेकेंड में हो रहा है, यही आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे लाइम स्टोन को हीट कर रहा है तो मतलब लाइम स्टोन क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, सॉरी एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऑप्शन जो स्टेप फर्स्ट होगा वो होगा एंडोथर्मिक और जो स्टेप सेकेंड होगा वो होगा वह क्या होगा बताइए, स्टेप सेकेंड जो होगा वह होगा एक्सोथर्मिक। समझ में आया, समझ में आ रही है आप लोग को बातें। तो इसीलिए जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। स्टेप फर्स्ट जो है जब लाइम स्टोन को हम लोग हीट करेंगे तो वह क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा हीट को और क्या करेगा ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिकम्पोजिशन उसका हो जाएगा। तो अगर कोई हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और वह किस में डिकम्पोज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा। और स्टेप सेकेंड में जब वाटर को हम लोग ऐड करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड में, जब वाटर को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड में ऐड करते हैं तो क्या बनता है सेलेक्ट लाइम बनता है, मतलब CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसको हम लोग सेलेक्ट लाइम भी कहते हैं। समझ में आया। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में मतलब CaO में अगर हम लोग H2O को क्या करें ऐड करें तो इसमें क्या होता है जो हीट होता है दोस्तों वह
इवॉल्व होता है। हीट जो होता है वो होता है इवॉल्व। तो जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है वह कौन सा रिएक्शन होता है? तो वह रिएक्शन होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, और कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रही है बातें आप लोगों को? चलिए अब क्वेश्चन 10th की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 10th में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। जो ये रिएक्शन हो रहा है मतलब Fe है, आयरन है जो कि सॉलिड के फॉर्म में है, वाटर है जो कि गैस के फॉर्म में है, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर गलत दिया है, लिक्विड के फॉर्म में होगा। और जब आयरन और H2O मतलब वाटर रिएक्ट कर रहे हैं तो बना रहे हैं Fe3O4 मतलब फेरिक ऑक्साइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है इसमें। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? आ रहा है? कमेंट करिए, बताइए। समझ में ये नहीं आप लोग को आता होगा यहाँ पे क्या हो रहा है। सुनिए मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। जब Fe का मतलब होता है आयरन और H2O मतलब वाटर होता है, समझ में आया? तो जब आयरन और वाटर एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो उनका कोराइजन होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? रस्टिंग, मूर्छा पकड़ लेता है। याद आ रही ये बातें? तो मूर्छा पकड़ लेता है। तो जब आयरन और वाटर रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। समझ में आया? तो यही पूछा है, जो ये रिएक्शन दिया गया है और नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से बताना है कौन से स्टेटमेंट्स है जो है वो इस रिएक्शन के बारे में सही है। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, आयरन मेटल जो हो रहा है वो गेटिंग हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, तो सही बात है। यहाँ पे Fe है और यहाँ पे क्या हो जा रहा है? O के साथ मतलब ऑक्सीजन हो जा रहा है, मतलब आयरन में क्या ऐड हो जा रहा है? ऑक्सीजन हो जा रहा है। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन ए सब्सटेंस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो मतलब यहाँ पे आयरन क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है, लेकिन अभी आगे हम लोग को देखना क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सेकेंड ऑप्शन है वाटर इज गेटिंग रिड्यूज, वाटर जो हो जा रहा है वो रिड्यूज हो जा रहा है, क्योंकि वाटर यहाँ पे वाटर के पास क्या है? ऑक्सीजन भी है, लेकिन इधर जाके वह हाइड्रोजन हो जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिड्यूज। तो ये ऑक्सीजन मतलब वाटर क्या हो जा रहा है? रिड्यूज हो जा रहा है, सही बात है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूजिंग एजेंट, वाटर जो है वो एक्ट कर रहा है रिड्यूजिंग एजेंट की तरह। तो ऑप्शन थर्ड जो है ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड सही है, लेकिन ऑप्शन थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। ऑक्सीजन मतलब वाटर जो है दोस्तों वो रिड्यूजिंग एजेंट नहीं है, वह यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलिए, और ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे दिया है वाटर इज गेटिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाटर जो है वो एक्ट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो यहाँ पे H2O देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, बात सही है। और यहाँ पे दिया था वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूजिंग एजेंट। ऑप्शन थर्ड गलत होगा, ऑप्शन फोर्थ सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा और ऑप्शन सेकंड सही होगा। तो मतलब ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ क्या है? सही है। तो देखिए किसमें दिया है, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ सही है। तो ऑप्शन सी जो है वही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें दिया है ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ सही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब आयरन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो हो जा रहा है Fe3O4, और H2O क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है तो हो जा रहा है हाइड्रोजन। तो जब H2O ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है तो वाटर क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है। और जब आयरन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है अपने में, तो वह क्या हो जा रहा है? आयरन ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो यहाँ पे आयरन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, और वाटर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। द सब्सटेंसेस विच ऑक्सीडाइजेज द अदर सब्सटेंसेस इन ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में ऐसा सब्सटेंस जो कि अदर सब्सटेंस को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है और अपने क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे H2O जो है, वाटर जो है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं वाटर यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है? वह क्या कर रहा है? दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, मतलब यहाँ पे आयरन को क्या कर दे रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है, और अपने क्या हो जा रहा है? इधर आके रिड्यूस हो जा रहा है, हाइड्रोजन हो जा रहा है। समझ में आ रहा? तो ऐसे ही सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, जो कि क्या करे? दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे और अपने क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। मतलब ये बहुत ही अच्छे होते हैं, दूसरे को
पॉजिटिविटी देते हैं और अपनी निगेटिविटी ऑब्जर्व करते हैं, दूसरे के जो दुख है उसको वह सहते हैं। तो ऑप्शन अब सॉरी क्वेश्चन 11th है, इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस रिएक्शन में देखा जाए क्या हो रहा है, तो कॉपर सल्फेट और आयरन है, वह जब रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर बनेगा। इसको कहते हैं फेरस सल्फेट और कॉपर बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन क्या कर दे रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है और SO4 से क्या हो जा रहा है, रिएक्ट हो जा रहा है और क्या बना ले रहा है, FeSO4 बना ले रहा है, मतलब फेरस सल्फेट बना ले रहा है और कॉपर बेचारा अकेले हो जा रहा है। तो इसमें से आपको बताना है विच ऑप्शन इज अ गिवन टेबल। ये जो गिवन टेबल दिए गए हैं इनमें से आप लोगों को बताना है कौन से जो ऑप्शन है वो करेक्ट दिए गए हैं, जो कि इस रिएक्शन को फुलफिल कर रहे हैं, इस रिएक्शन के बारे में सही बताया गया है। यहाँ पे दिया गया है, इस सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन से इसमें ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हैं और कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो इसमें से आप लोग बताना है कि कौन से सब्सटेंस जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कौन से सब्सटेंस इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे वर्क कर रहे हैं। तो यही आप लोग बताना है। चलिए इसमें देखते हैं कौन से सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पे CuSO4 है और यहाँ पे Cu है, तो इससे कुछ लेना देना है नहीं। यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, फेरस सल्फेट हो जा रहा है, मतलब आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। समझ में आई बातें। तो यहाँ पे आयरन क्या हो रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे आयरन क्या हो रहा है, तो आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये तो हम लोग पता चल गया कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आयरन हो रहा है। अब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे कौन वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे वर्क कर रहा है आयरन, मतलब दोनों आयरन होगा। हाँ जी हाँ, दोनों क्या होगा, आयरन होगा। तो आयरन भी क्या कर रहा है यहाँ पे, आयरन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि इधर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि दूसरे को रिड्यूस करते हैं और अपने क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आयरन जो है यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इधर आके वह क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और दूसरे को क्या कर दे रहा है, मतलब CuSO4 को क्या कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है। तो आयरन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे भी रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे भी वर्क कर रहा है और ये सब्सटेंस ऐसा है जो कि ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो दोनों जो होगा आयरन होगा, मतलब ऑप्शन ए जो है वो आप लोग का करेक्ट आंसर है। तो द गिवन केमिकल रिएक्शन इज एज फॉलो, ऑप्शन जो ए होगा, मतलब ऑक्सीडाइज सब्सटेंस भी जो होगा वो आयरन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी कौन होगा, आयरन होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं CuSO4 है यहाँ पे, मतलब कॉपर सल्फेट है, इधर आके केवल कॉपर हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे केवल आयरन है और इधर आके आयरन ऑक्सीजन और सल्फेट दोनों के साथ क्या हो रहा है, चिपक रहा है। तो यहाँ पे जब आयरन में क्या हो रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो मतलब आयरन का क्या हो रहा है, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन जो ए होगा आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। ये जो रिएक्शन दिया गया है ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे NH3 है, मतलब बताइए, एमोनिया है और ऑक्सीजन है। जब एमोनिया और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो बन रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड और 6H2O। तो ये कौन सा रिएक्शन है बताइए, आप कमेंट कीजिए। तो ये है, हमको लग रहा है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे NH3 है और इधर आके NO हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे NH3 था, N के पास क्या था, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन था, लेकिन इधर आके हाइड्रोजन जो हो रहा है रिमूव हो जा रहा है। तो रिमूव ऑफ हाइड्रोजन या ऐड ऑफ ऑक्सीजन, समझ में आया, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और क्या हो, एक और था डिफिनीशन, बताइए, एक और था, क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो मैंने आप लोग को बताया था थ्योरी वाले चैप्टर में, मतलब थ्योरी वाले वीडियो में, जो कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का जो थ्योरी वाला था ऑल इन वन का, जो उसको
उसका जो मैं PDF भी उसका दिया हूँ, आप लोग अगर उस वीडियो को देखे होंगे तभी ये चीज़ें आप लोग को समझ में आती होंगी, क्योंकि मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि ऑक्सीडेशन का हम लोग 3 डिफिनीशन दे सकते हैं। पहला डिफिनीशन ये है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो मतलब सब्सटेंस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। सेकंड डिफिनीशन था अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो सब्सटेंस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और थर्ड था अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो वह क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ था, लेकिन इधर आके नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ हो जा रहा है, मतलब नाइट्रोजन मतलब एमोनिया क्या हो रहा है, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे 5O2 है और इधर आके 6H2O हो जा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन भी मिल जा रहा है। तो जब एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, तो रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन जो है, इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यहाँ पे NH3 का ऑक्सीडेशन हो रहा है और O2 का रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो वह कौन सा रिएक्शन होगा, तो वह थर्ड रेडॉक्स रिएक्शन होगा। समझ में आई। और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, और भी ऑप्शन दिए गए हैं, एक और इसमें से होगा तो कौन सा होगा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। समझ में आ रही है आप लोग को बातें। तो जो ऑप्शन डी है वही आप लोग का करेक्ट आंसर है। थर्ड और फोर्थ जो है आप लोग का करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये कैसा है, यहाँ पे हम लोग तो ये तो समझा दिया कि इस जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए वह कौन सा रिएक्शन होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। लेकिन कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, चलिए इसे हम लोग समझते हैं। इन दिस रिएक्शन आल्सो इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, बिकॉज H ऑफ NH3 हैज बीन रिप्लेस बाय ऑक्सीजन। जो H है और वह क्या हो जा रहा है, जो एमोनिया का H है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है ऑक्सीजन से, तो वह न्यूट्रलाइज भी कर रहा है। समझ में आ रहा है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। समझ में आई बातें आप लोगों को, आप लोगों को बातें समझ में आई। तो कैसे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन रहेगा, अब ये क्वेश्चन उठता है। तो ये जो ऑप्शन डी है दोस्तों ये इनकरेक्ट दिया है। आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है मतलब जो एमोनिया है वह क्या हो जा रहा है, एमोनिया का जो हाइड्रोजन है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है किससे, ऑक्सीजन से। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और रेडॉक्स रिएक्शन भी है। तो मतलब ऑप्शन इसमें से कौन सही होगा, तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड देखते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन दिया है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखिए देखने में डरिएगा मत। यहाँ पे फेरस सल्फेट लिया है, डाइल्यूट फेरस सल्फेट है, सॉल्यूशन है, वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर। बीकर में उसको ग्रेजुअली क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, कॉन्टेन एसिडिफाइड पर मैग्नेट सॉल्यूशन, जिसमें क्या ऐड है, पर मैग्नेट सॉल्यूशन ऐड है, एसिडिफाइड। और पर मैग्नेट सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिफाइड है, मतलब एसिड भी है उसमें। और मैं आप लोग को बता दूं पर मैग्नेट सॉल्यूशन का जो फार्मूला होता है वह होता है KMnO4, ये होता है पर मैग्नेट का फार्मूला। तो जहाँ भी पर मैग्नेट नाम का शब्द आए उसे आप लोग KMnO4 मतलब उसका एग्जाम्पल होता है। मतलब पोटेशियम, के का मतलब होता है पोटेशियम, ये तो जानते ही होंगे, और Mn मतलब मैग्नेस होता है और ऑक्सीजन होता है। तो जब पोटेशियम, मैग्नेस और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है, पर मैग्नेट सॉल्यूशन बनता है। ठीक। तो द लाइट पर्पल कलर, द लाइट पर्पल कलर दोस्तों, 1 मिनट। तो द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो लाइट पर्पल कलर हो जा रहा है वह फेड हो जा रहा है, मतलब उड़ जा रहा है, एंड फाइनली डिसअपेयर, और फाइनली क्या हो जा रहा है, डिसअपेयर हो जा रहा है। तो मतलब जो इसका इस सॉल्यूशन का जो देखिए पर मैग्नेट का जो सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो होता है पर्पल। अगर हम लोग उसमें एसिड मिला रहे हैं, मतलब यहाँ क्या दिया है, एसिडिफाइड पर मैग्नेट सॉल्यूशन दिया है, मतलब पर मैग्नेट सॉल्यूशन में एसिड भी क्या है, मिला हुआ है। तो मतलब हम लोग को ये समझ में आ रहा है इसे पर मैग्नेट सॉल्यूशन मतलब KMnO4 को अगर हम लोग किसी एसिड के साथ मिलाते हैं तो जो पर मैग्नेट मतलब KMnO4 जो है इसका जो कलर होता है ब्लू वो उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है,
गायब हो जाता है। तो विच आर द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन। तो ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, कौन सा जो एक्सप्लेनेशन है वो सही है, चलिए समझते हैं। तो ऑप्शन चलिए देखते हैं। फर्स्ट दिया है KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये बात सही है। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो होगा आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन को आप लोग समझ सकते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, उसका फार्मूला होता है KMnO4। पर मैग्नेट सॉल्यूशन है और पोटेशियम पर मैग्नेट का फार्मूला क्या होता है, KMnO4 होता है। अगर हम लोग इसको H2SO4 से क्या करें, उसको H2SO4 से रिएक्ट करें। H2SO4 क्या है, एक एसिड है। हम लोगों ने देखा था जो KMnO4 मतलब पर मैग्नेट का जो सॉल्यूशन है पोटेशियम पर मैग्नेट वो एसिडिफाइड है, मतलब आप कोई भी एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं, चाहे HCl हो चाहे H2SO4 है। H2SO4 इसलिए लिया गया है क्योंकि वह क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन एसिडिक मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइज फेरस सल्फेट, ये क्या करेगा, फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करेगा फेरिक सल्फेट में। समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे FeSO4 है और यहाँ पे KMnO4 है। FeSO4 मतलब FeSO4 का जो फार्मूला होता है वो होता है फेरस सल्फेट, और Fe2SO4 का होल थ्राइस का जो फार्मूला होता है वो होता है फेरिक सल्फेट। समझ में आ रहा है। फेरिक सल्फेट और फेरस सल्फेट अलग अलग हैं, इसमें कंफ्यूज आप लोग नहीं होंगे। फेरिक सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो होता है Fe2SO4 का होल थ्राइस, और फेरस सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो होता है FeSO4। तो KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट का जो सॉल्यूशन है वह क्या कर रहा है, FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करके क्या बना दे रहा है, फेरिक सल्फेट बना दे रहा है। तो KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑप्शन जो ए है वो आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो पहला है रिएक्शन ऑफ वाटर क्यूक्लाइम। क्यूक्लाइम मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूक्लाइम कहते हैं। अगर वह H2O से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा, जो कि जिसको हम लोग कहते हैं सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या होगा, इसमें हीट इवॉल्व होगा। तो हीट जब इवॉल्व होता है तो वह कौन सा प्रोसेस होता है, तो वो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो पहला जो ऑप्शन है वो एक्सोथर्मिक है, तो पहला करेक्ट होगा। और डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, जब लोग एसिड में जब लोग वाटर में क्या मिलाते हैं, एसिड मिलाते हैं, तभी क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। वो भी कौन सा रिएक्शन होता है, तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मतलब इसमें फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। जब क्यूक्लाइम रिएक्ट करेगा वाटर से तो क्या बनाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज करता है, हम लोग को पता है। और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। उसी तरह अगर हम लोग डाइल्यूशन करेंगे एसिड का, जब हम लोग वाटर में एसिड को मिलाएंगे तो वो भी क्या होगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। 15 है कैल्शियम सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्यूक्लाइम भी कहते हैं। अगर वह विग्रसली क्या हो, रिएक्ट करे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वह जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। हम लोग को पता है CaO जब रिएक्ट करता है वाटर से तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। समझ में आया। तो अब बताना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इस जो प्रोसेस है इसको हम लोग काल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम भी कहते हैं, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, उसको हम लोग स्लैक्ड लाइम कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लैक्ड लाइम कहते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग स्लैकिंग ऑफ लाइम भी कहते हैं। तो इसमें से बताना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म इट्स सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो बनाता है एक सॉल्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं लाइम वाटर। विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट स्लैकिंग ऑफ लाइम एंड द सॉल्यूशन फॉर्म। जो सॉल्यूशन बन रही है, जो सॉल्यूशन बनेगा, फॉर्म्ड हो रहा है, और जो स्लैकिंग ऑफ लाइम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है यही आप लोग को बताना है। तो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये गलत है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाँ ये सही है। और दिया है द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, इसका जो pH वैल्यू होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। और फोर्थ दिया गया है
द pH और रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7। जो इसका pH वैल्यू होगा वो 7 से नीचे होगा। अब आप लोग बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH माइनस है। जब वह वाटर डिजॉल्व करेगा तो OH माइनस क्या करेगा, रिलीज करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब वह क्या है, बेस है। अगर इसको आपको चेक करना चाहते हैं तो रेड लिटमस पेपर लीजिएगा और उसका सॉल्यूशन क्या कीजिएगा, ड्रॉप कीजिएगा, तो जो रेड लिटमस पेपर होगा वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। और जब बेस रिएक्ट करता है, अब बेस का क्या होता है, pH वैल्यू जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है और एसिड का जो pH वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, तो उसका pH वैल्यू क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। मतलब ऑप्शन सेकेंड और ऑप्शन थर्ड क्या है, इस रिएक्शन, इस प्रोसेस के बारे में सही बताया गया है। तो ऑप्शन सेकेंड और ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। मतलब ऑप्शन बी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर है। ये क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसका जो कंपाउंड है ये COH का होल ट्वाइस है। समझ में आया, जो कि बेसिक है नेचर में, इसलिए इसका जो pH वैल्यू है वह 7 से ज़्यादा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसको हम लोग सेलेक्ट लाइम भी कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्यूक लाइम कहते हैं। और इसमें हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है। तो जब हीट इवॉल्व होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, तो उसका pH वैल्यू क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है बातें। अब चलिए है 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। फूड आइटम्स जो होते हैं जिनमें ऑयल्स और फैट्स होते हैं उनको हम लोग गैस से क्या करते हैं, फ्लश करते हैं। क्यों करते हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर कोराइजन, उनको कोराइजन से बचाने के लिए। कोई मेटल है कि वह कोराइजन से बचाएंगे हम लोग को, तो कोराइजन से इनका नहीं होता है, उनका तो रेंसिडिटी होता है ना। तो ये गलत होगा। ऑप्शन सेकेंड है टू हिनेंस दे फ्लेवर, उनके फ्लेवर को बचाने के लिए। जो कंपनी से भाई फ्लेवर बन के आ गई वही फ्लेवर रहेगी, चाहे उसका कोराइजन हो चाहे रेंसिडिटी हो। उसका कोराइजन नहीं होगा, मजाक था। तो ये भी गलत है। थर्ड आता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग रेंसिडिटी। हाँ, ये ऑप्शन सही हम लोगों ने पाया। और टू प्रोटेक्ट देयर टेस्ट, उनके टेस्ट को बचाने के लिए, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो उनको रेंसिडिटी कि उनका जो उनमें ऑयल्स और फैट्स प्रेजेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन ना हो और रेंसिडिटी ना हो, क्योंकि जब रेंसिडिटी होती है दोस्तों तो स्मेल और टेस्ट में क्या हो जाती है, चेंज हो जाते हैं, जो कि उनका टेस्ट और स्मेल दोनों खराब हो जाता है जब उनका रेंसिडिटी होता है। तो उनको रेंसिडिटी और टेस्ट से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उनमें नाइट्रोजन गैस या कोई भी गैस डाले जाते हैं। नाइट्रोजन गैस से क्या है, नॉन रिएक्टिव है, इसीलिए उससे हम लोग क्या करते हैं, वो किसी से रिएक्ट करता ही नहीं है। तो रिएक्ट जब नहीं करेगा इसीलिए हम लोग पोटैटो चिप्स में, कुरकुरे आप लोग खाते होंगे, इन सब में नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। क्यों फिल किया जाता है, उनको रेंसिडिटी और स्पॉयलेज ऑफ फूड ड्यू टू टेस्ट, उसको टेस्ट, उनके टेस्ट और जो उनके टेस्ट हैं और उनके जो रेंसिडिटी होने से उनको बचाने के लिए क्या किया जाता है, उनमें गैस को इनर्ट किया जाता है, फ्लश किया जाता है। तो ये जो है क्वेश्चन CBSE 2021 टर्म फर्स्ट में पूछा गया था। 2021 में अभी जो एग्ज़ाम हुई है टर्म फर्स्ट की उसमें पूछा गया था। अब आता है क्वेश्चन 17। ये क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन है, चलिए इसे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे दो गैस दिया गया है, जेड हैविंग सफोकेटिंग ऑर्डर। दो गैस हैं जिनको हम लोग क्या नेम दिए हैं, जेड नाम दिए हैं। इनका जो ऑर्डर है, मतलब जो इनका स्मेल है वो सफोकेटिंग है, मतलब दम घुटने वाला है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस मतलब जो स्मेल होता है जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, लगता है हम लोग का दम घुटने कहते हैं लोग ना, तो वैसा वाला ये गैस है सफोकेटिंग, जिसका ऑर्डर है। ऑब्टेन व्हेन ए ग्रीन सॉलिड एक्स इज हीटेड, ये तब ऑब्टेन हो रहा है जब ग्रीन एक्स सॉलिड को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। एलॉन्ग विथ ए रेसिड्यू वाई, वाई के साथ, मतलब वाई जो है एक रेसिड्यू है जो कि बचा हो रहा है, जो बचता है उसको हम कहते हैं रेसिड्यू। तो यहाँ पे वाई जो है रेड रेसिड्यू है जो कि बचा हुआ है, और यहाँ पे एक्स जो है वो ग्रीन कंपाउंड है जिसको हम लोग हीट कर रहे हैं। तो जेड मतलब दो गैस निकल रहा है जो कि इंजन का ऑर्डर क्या है, सफोकेटिंग है। सफोकेटिंग ऑर्डर मतलब दम घुटने वाला उनका स्मेल है। यहाँ बात समझ में आ रही है, फिर से बताऊं, चलिए बताता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया है दो गैस हैं जो कि निकल रहे हैं जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ग्रीन सॉलिड है जब हम लोग इसको हीट कर रहे हैं। तो
जिसका नाम ग्रीन सॉलिड का नाम है एक्स। जब हम लोग एक्स को हीट कर रहे हैं तो जेड मतलब यहाँ पे दो गैसेस जेड निकल रहे हैं, दो गैसेस का जो नाम है उसको हम लोग जेड बोले हैं, जो कि सफोकेटिंग गैस हैं, मतलब उनका स्मेल जो है वो दम घुटाने वाला है। और एक वाई जो रेड रेसिड्यू है, एक वाई जो है, वाई मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि उसी में बचा रह रहा है। जब हम लोग किसको एक्स को जब हीट कर रहे हैं तो दो तरह के गैस निकल जा रहे हैं जिनका नाम हम लोग दे रहे हैं जेड, और एक वाई जो है एक सब्सटेंस है जो कि उसमें बचा रह रहा है। तो व्हाट वुड बी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड क्या है बताइए हमको। तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या पता चला है कि यहाँ पे जो एक्स है मतलब जिसको हम लोग हीट कर रहे हैं वह किस कलर का है, ग्रीन कलर का है। चलिए ये हम लोग को पता चल गया। और वाई कलर, वाई जो है वो रेसिड्यू है मतलब बचा हो रहा है, और वह किस कलर का है, रेड कलर का है। चलिए ये भी पता चल गया, दो चीज़ें पता चल गई, जो एक्स है वो ग्रीन कलर का है और जो वाई है वह रेड कलर का है। ये दो चीज़ें पता चल गई। तो एक्स वाई को पता करना है हम लोग को। तो क्यों इसमें से बताया है PbNO3 का होल ट्वाइस ये ग्रीन कलर में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। FeOH का होल ट्वाइस ये भी ग्रीन कलर में नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। FeSO4 फेरस सल्फेट जो होता है दोस्तों वो ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। और Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड, जब आयरन का ऑक्साइड हो जाता है, जब आयरन कोराइजन का हो जाता है, आयरन का कोराइजन जब हो जाता है दोस्तों तो मूर्छा पकड़ता है, तो किस कलर का होता है बताइए, रेडिश ब्राउन होता है। तो यहाँ पे रेड कलर का जो वाई है वो हम लोग को मिल गया जो कि बचा हो रहा है। तो Fe2O3 रेड कलर का हो गया और FeSO4 ग्रीन कलर का हो गया। FeSO4 जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, समझ में आ रहा है, ग्रीन कलर का होता है। आप लोग को इसको माइंड में सेट कर लीजिए। FeSO4 जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और Fe2O3 रेडिश ब्राउन होता है। हम लोग को पता है जब आयरन का रस्टिंग होता है, मूर्छा पकड़ता है, तो किस कलर का होता है। Fe2O3 का क्या नाम है, फेरिक ऑक्साइड नाम है, मतलब जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो ये हम लोग को पता चल गया। और SO2 और SO3 ये दो क्या है, सफोकेटिंग गैस है मतलब जेड है, समझ में आ रहा है। चलिए रिएक्शन को इसके देख लेते हैं। FeSO4 जो कि ग्रीन कलर का होता है, जिसको एक्स जो कि क्या है, एक्स है। जब हम लोग इसको हीट कर रहे हैं, जब इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो Fe2O3 मतलब रेडिश ब्राउन जो कि वाई है, और SO2 और SO3 जो कि क्या है, जेड है। ये दो गैस क्या है, जेड है, जिनका स्मेल क्या है, सफोकेटिंग स्मेल है। तो ये जो है ये इवॉल्व हो रहे हैं। तो मतलब एक्स क्या है, FeSO4 है, रेडिश ब्राउन क्या है, Fe2O3 है, और जेड क्या है, दो गैस जो कि जेड है वो क्या है, SO2 और SO3 है। मतलब ये क्या है, सल्फर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे दो गैस होते हैं जिनका स्मेल क्या होता है, सफोकेटिंग स्मेल होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड का जो स्मेल होता है वह कैसा होता है, वो सफोकेटिंग स्मेल होता है, दम घुटाने वाला होता है। इसीलिए ऑप्शन सी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। एक्स जो है वो आप लोग का FeSO4 है, वाई जो है Fe2O3 है, और SO2 SO3 क्या है, आप लोग का जेड है। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स। जो क्वेश्चन 18 है वह है द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस साल्ट्स। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जो होते हैं वो साल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, और वह साल्ट कैसा होता है, तो इनसॉल्युबल होता है। क्योंकि हम लोग प्रिसिपिटेट को जानते हैं, क्या होता है प्रिसिपिटेट, जो कि क्या होते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, जो कि नीचे जा क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन में बैठ जाते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं। तो वह साल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, तो वह साल्ट भी कैसा होगा, तो इनसॉल्युबल होगा। वह साल्ट तो सॉल्युबल तो हो नहीं सकता, वो भी क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो इसका जो है आंसर आप लोग का इनसॉल्युबल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मैं तो भूल ही गया था, मैंने आप लोग को बताया था कि इस वीडियो में हम लोग केवल MCQ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा है। 2-3 पार्ट में जो है वीडियो बनेंगी, 2-3 वीडियो बनेंगी क्वेश्चन के ऊपर, तभी जाके ये कंप्लीट हो सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। मैं आप लोग को दिखा दूं, अगर आप लोग बात नहीं मान रहे हैं तो देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं। ये भी अभी क्वेश्चन बचे हैं जो कि ट्रू फॉल्स के हैं, असर्शन रीजन भी हैं,
केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन दिए हैं, तो जो कि एक वीडियो में मैं नहीं कर सकता और बहुत टाइम लगता है। मैं भी जो है अपना टाइम निकाल के आप लोगों तक किसी तरह कंटेंट जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी दिए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी दिए हैं, फिर से यहाँ पे इतना क्वेश्चन दिया गया है, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर से चैप्टर एक्सरसाइज दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा ये जो है बहुत ही क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को तो पहुँचाऊँगा। हम लोगों को भले ही क्यों 4 जो है वीडियो ना बनाना पड़े, 4 पार्ट की वीडियो बनाना ना पड़े, तभी मैं बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों तक ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, मेरा यही प्रयास रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। चलिए प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे तरीके से पढ़िए, और कोई भी ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं 100% रिप्लाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।